तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1149 का शुरुआत होता है स्कॉपर गबान वर्सेस सैंड सोमस की फाइट के साथ। हमको पता है कि प्रीवियस चैप्टर किस तरीके से खत्म हुआ था, जहाँ पर स्कॉपर गबान ब्लीड्स करके कंप्लीटली आउट मनूवर कर देता है सैंड सोमस को। उसका वो एक हाथ ही उड़ा देता है, कट कर देता है। और ये हाथ जो सैंड सोमस का गबान ने उड़ाया था वो रीजनरेट नहीं हो पा रहा था, तो वो बहुत ही हमारे लिए सरप्राइजिंग बात था। तो ये चैप्टर में भी हमें उसी फाइट को कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सैंड सोमस और जो गबान का फाइट था वो बहुत ज्यादा हैविली टिल्टेड था हमारे भाई गबान के साथ। जायंट चीक क्लैपर्स गबान कंप्लीटली एनाइलेट कर देता है सैंड सोमस को। ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था जिस तरीके से गबान कॉन्कर्स हाकी यूज करके अटैक करे जा रहा था। और यहाँ पर एक जो बात भी था वो था कि सैंड सोमस यहाँ पर रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। बहुत ज्यादा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है कि ये किस तरीके का हाकी है। तो गबान कई बार सैंड सोमस को कट करता है डिफरेंट पीसेस में। एक टाइम तो कंप्लीटली उसका टॉर्सो ही अलग कर देता है अपर सेक्शन से। वो काइंड ऑफ एक फाइनल डिसाइसिव ब्लो था जो गबान मारता है सैंड सोमस के ऊपर। और ये पूरा बिजनेस खत्म करने के बाद, सैंड सोमस को खत्म करने के बाद, वो चल पड़ता है गुनको के डायरेक्शन में। वो चले जाता है क्योंकि उनको पता है कि उन लोगों ने बच्चों को हॉस्टेज लिया था अपने डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए। तो वो सब सारी चीजें वहां पर चल रहा था। प्लस यहाँ पर और एक बात जो नोट करने लायक है वो ये है कि जिनबे नामी सब सारे जो स्टैंड बाय करके देख रहे थे ये पूरे फाइट को, वहां पर उनको पता चलता है कि ये गबान है, ये लेफ्ट हैंड मैन है किंग ऑफ द पायरेट का। और क्या कौन मतलब किसके दिमाग में चल रहा था कि लेफ्ट हैंड जो इतना क्रूशल बंदा है पायरेट किंग के क्रू में, उसके पास कॉन्कर्स हाकी नहीं रहेगा। वो ऑब्वियस सा बात था कि उसके पास कॉन्कर्स हाकी रहेगा। हम लोग बहुत टाइम से गबान को हाइप करते आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वही हुआ है यहाँ पर। अभी चैप्टर मिड सेक्शन में हम लोग स्कॉपर गबान को एल्बैफ में जो कुछ भी हेवक हो रहा है उसको कंट्रोल में लाने की वो कोशिश कर रहा था। हमने देखा था कि प्रीवियस चैप्टर में कि इस तरीके से गुनको ने रोन्या को हॉस्टेज लेके उसने बोला था लाइब्रेरी जलवाने के लिए। ये उन लोगों का बेसिकली एक मोटिव था कि उन लोग लाइब्रेरी जलाना चाहते थे। उन लोग सिर्फ बुक्स नहीं जलाना चाहते, उन लोग सिर्फ हिस्ट्री नहीं जलाना चाहते थे, उन लोग बेसिकली कल्चर जलाना चाहते थे। कल्चर मिटाना चाहते थे एल्बैफ का। वो एक बहुत ही हार्ड हिटिंग चीज था प्रीवियस चैप्टर में। तो ये चैप्टर हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरी चल रहा है। हमारा भाई गबान पहुंचता है गुनको के पास। हमको पता है कि किस तरीके से गुनको ने रोन्या को मतलब एक अपने एरो की एबिलिटी की मदद से एक क्लिफ के पास रखा था, वो उसको नीचे गिराने की सोच रही थी। तो ये चैप्टर में वही चल रहा था। हमारा भाई स्कॉपर गबान सीन पे आता है, गुनको को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही कलोन अपने डैड को देखता है, जायंट चीक क्लैपर्स हमारे भाई गबान को देखता है, वो डायरेक्टली बोलता है कि वो मेरा डैड है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो हमको बचा लेगा। और जैसे ही गुनको के समझ में आता है तो गुनको अपने दिमाग में डायरेक्टली कैलकुलेट करके वो टारगेट करती है कलोन को, क्योंकि वो उसको हॉस्टेज लेके अपने डिमांड्स को मनवाना चाहती थी स्कॉपर गबान से। उसको पता था कि स्कॉपर गबान के साथ वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, तो वो डायरेक्टली अटैक करने जाती है कलोन को। यहाँ पर गबान इनिशियली सोचता है कि अगर उसके पास सिर्फ 1 सेकंड का टाइम रहेगा तो वो पहले जो लाइब्रेरी में आग लगा है उसको बुझाएगा और बाद में वो कलोन को बचाएगा। ये उसका थॉट प्रोसेस था। पर जैसे ही गुनको अटैक करती है या अटैक करने जाती है कलोन को, तभी हमारा भाई स्कॉपर गबान अपने ऑब्जर्वेशन हाकी के जरिए से समझ पाता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि हमको पता है, वो देखता है अपने ऑब्जर्वेशन हाकी के जरिए से कि गुनको पियर्स थ्रू कर देती है उसके बच्चे के नेक से, जो बेसिकली है कि अगर स्कॉपर गबान यहाँ पर गिव अप नहीं करता तो कलोन का डेथ हो जाता। और हमें बहुत ही एक अच्छा फ्लैशबैक मिल रहा था। वो फ्लैशबैक में देख रहे थे किस तरीके से स्कॉपर गबान बोल रहा था कि कलोन उसका ट्रेजर है। तो वो वहां पर और भी ज्यादा एक एडिशनल इमोशनल सीन क्रिएट करता है। पर यहाँ पर स्कॉपर गबान गिव अप कर देता है और हम देखते हैं कि गुनको अपने एरो की एबिलिटी की मदद से स्कॉपर गबान को एक क्लिफ के नीचे गिरा देती है। तो ये पूरा सेगमेंट कुछ इस तरीके से प्ले आउट हुआ था। अगर स्कॉपर गबान 1 सेकंड मिल जाता उसको, जो इस बेसिकली चैप्टर का टाइटल भी है 1 सेकंड, अगर उसको 1 सेकंड मिल जाता तो वो मतलब गुनको को उड़ा देता। ये चैप्टर का फाइनल सेक्शन एब्सोल्युटली इंसैनिटी था। जैसे कलोन देखता है कि उसका डैड क्लिफ से नीचे गिरता है तो वो बेसिकली चिल्लाता है डैडी डैड बोल के वो चिल्लाता है। इमोशनल मोमेंट था उसके लिए। वो अपने वो डैड को देख रहा है क्लिफ के नीचे गिरते हुए, तो वो डैडी बोलता है, डैड बोलता है। तभी ही गुनको के मेमोरी में एक चीज फ्लैश होता है, तभी उसका मेमोरी फ्लैश होता है, उसको कई सारे सीन्स दिखाई देता है पास्ट में। और हमको यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि ब्रूक स्टेप डैडी है या वो डैडी है, वो गुनको का बाप है या स्टेप डैड है, मुझको पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये सीन है जब ब्रूक बेसिकली रंबर पायलट को ज्वाइन भी नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर हम इस फ्लैशबैक में देख रहे थे ब्रूक को बोलते हुए कि वो एक पायलट बनना चाहता है। तो इस टाइम पे उसने ज्वाइन नहीं किया है रंबर पायलट को। और वो बहुत ज्यादा इंसेन चीज है, क्योंकि जैसे गुनको को समझ में आता है कि ब्रूक उसका डैड है, या उसको मतलब ऐसा लगता है, अंदाजा होता है कि ये मेरा डैड हो सकता है, तो वो बेसिकली जाती है ब्रूक को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं, तभी ये चैप्टर के अंत में हम देखते हैं कि मुझको पता नहीं है कौन सा लेवल का हाकी था, पर ईमू काइंड ऑफ पॉजेस करता है गुनको के बॉडी को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईमू बोलता है कि होली लैंड ऑलरेडी जल रहा है, मुझको और भी कई सारी मैन पावर चाहिए। वो मुझे लगता है कि होली नाइट्स को फिर से बुलाना चाहता
आता है मारी जॉब पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवक चला है, बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस हो रहा है होली लैंड पे। तो कुछ इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है जहाँ पर ईमू पॉजेस करता है गुनको को, और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट प्रॉब्लम हमको ईमू कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देने वाला है गुनको के जरिए से। दिस इज एब्सोल्युटली सिनेमा ब्रो, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी, क्योंकि ये किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसे होने वाला है, बट दिस हैज हैपेंड। एंड देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में कैसे क्या होता है, क्या होने वाला है, क्या हमको ईमू और भी डायलॉग मारते हुए दिखाई देने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पर बोल रहा था कि मैं भगवान क्या होता है वो दिखाना चाहता हूँ। ये सब सारी चीजें बकचोदी कर रहा था ईमू। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि नेक्स्ट चैप्टर में ईमू एक्चुअली क्या करने वाला है। और ब्रूक बीइंग अ डैडी, अ स्टेप डैड, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर मैन, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्रोल डिड ईमू डू। ये बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस, और इसके बारे में तू 1-2 घंटे तक बात कर सकता है। इस लेवल का यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुआ है। यहाँ पर जो एक मेजर एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमको बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है हाकी का, क्योंकि हम देख रहे थे ये चैप्टर में जब स्कॉपर गबान और सैंड सॉमस के बीच फाइट चल रहा था, तब हमारा भाई गबान कट कर रहा था सैंड सॉमस को और वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था कि वो किस डिफरेंट लेवल का हाकी या डिफरेंट तरीके का हाकी यूज कर रहा है, क्योंकि ऐसा एक टाइम भी आता है जहाँ पर जब सैंड सॉमस को हरा देता है हमारा भाई गबान, तब चॉपर जाता है सैंड सॉमस के पास एनालाइज करने के लिए कि क्यों ये बंदा रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। और ये चैप्टर का जो फाइनल सीन है जहाँ पर ईमू कंट्रोल करता है गुनको के बॉडी को, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि गुनको के बैक पे हाकी मतलब हमको एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग ट्रांजिशनल लॉन्ग मुझको पता नहीं क्या है, बट डेफिनेटली हमारे भाई ईमू ने बेसिकली यहाँ पर हाकी के जरिए से ही कंट्रोल किया है। मुझे लगता है कि डेविल फ्रूट का एस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि हाकी का एस्पेक्ट है जिसके जरिए से उसने कंट्रोल किया है गुनको को। मेरे भाई हम सब लोगों को पता था कि सीरीज के एंडिंग स्टेजेस में हमको कुछ ना कुछ तो अपग्रेडेशन दिखाई देने वाला है हाकी को लेके। जब मैंने वानो कुनी में देखा था शैंक्स मुझे पता नहीं कौन सा लेवल का हाकी था, कई सारे लोग उसको मजाक में वाईफाई हाकी बोल रहे थे क्योंकि वो इंटिमिडेट करता है ग्रीन बुल के उसके जरिए से। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था मेरे दिमाग में ये किस तरीके का हाकी है यार, क्योंकि शैंक्स बेसिकली अपना हाकी एमिट करता है और ग्रीन बुल को समझ में आता है कि क्या हुआ है, या ग्रीन बुल को समझ में आता है कि शैंक्स बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो सब सारी चीजें। उस टाइम पे हम लोग बोल रहे थे कि मे बी ग्रीन बुल ने सेंस किया है शैंक्स के हाकी को और वो वहां से लौट गया, पर मुझे लगता था कि उसने काइंड ऑफ कम्युनिकेट किया अपने हाकी के जरिए से कुछ ना कुछ चीज। हाकी चलते हुए हम लोग एगिड आइलैंड में भी देख रहे थे, जो हमारा एंशिएंट जायंट रोबोट है जो अहमद है, उसके अंदर जॉय बॉय ने अपना हाकी एम्बेड करके रखा था और जिसके जरिए से अहमद हमको एक इंसेंट लेवल का हाकी आउटबर्स्ट करते हुए दिखाई देता है। वो भी एक डिफरेंट लेवल का डिफरेंट एप्लीकेशन है हाकी का। सो आई डोंट नो हाउ मेनी एप्लीकेशंस ऑफ हाकी देयर इज टू इट। आई डोंट नो इफ इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इट मे बी अ यूनिक थिंग दैट इज एट्रीब्यूटेड थ्रू इनहेरिटेंस और समथिंग लाइक दैट। मुझको पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, बट दिस इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग ब्रो। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ईमू ने ये कंट्रोल का एबिलिटी और किस स्टेजेस पे यूज किया है, कौन से सिचुएशन में यूज किया है। क्या नफरतारी डी लिली के ऊपर भी उसने यूज किया था ये अपना कंट्रोल का एबिलिटी। मुझे लगता है कि मे बी जब एंशिएंट किंगडम और कई सारे किंगडम्स के बीच में फाइट हुआ था, हमको पता है कि जो किंगडम ऑफ डी है, जो कोई भी एंशिएंट किंगडम है, जो कुछ भी उसको बुलाते हैं, मुझको पता नहीं उसका नाम क्या है, पर जब कभी भी कई सारे किंगडम्स मिल के उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मे बी उनका जो जस्टिफिकेशन है, कॉज है, क्यों उसने अटैक किया था, कैसे एस्केलेट हुआ था, वो सब सारी चीजें मे भी अपने आप में दोनों साइड्स में कुछ ना कुछ जस्टिफाइबल हो। बट मे भी ऐसा भी हो सकता है जब वॉर खत्म हो गया हो, सब सारी चीजें सबसाइड हो गया रहेगा, एंशिएंट किंगडम हार जाता है, वो सब सारी चीजें होता है, तब उसके बाद मे बी मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि ईमू अपने ये कंट्रोल की एबिलिटी की मदद से वो बेसिकली ये टॉप पोजीशन पे, गॉड लेवल पोजीशन पे पहुंचा है जहां पर वो पहुंचा है। ऐसा हो सकता है, मुझे पता नहीं है, कई सारे उसने मैनिपुलेशन किया रहेगा इन सब सारी चीजों में, बट दैट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग कि ये एबिलिटी हमको दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि हमको ईमू और कुछ इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देने वाला है यार इस पूरे सिचुएशन में। अगर वो गुनको कोई बॉडी में ही रहता है तो वो देख के वो और क्या एबिलिटीज यूज करने वाला है, क्या हमारा भाई लोकी, लूफी, जोरो, सब सारी चीजें यहाँ पर, सब सारे लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे भाई तू मेरी खुशी समझ रहा है, मुझे पता नहीं इफ यू कैन फील मी व्हेन आई से दैट जब मैंने रीड किया कि वहाँ पर लिखा था कि होली लैंड इज बर्निंग, आई वाज लाइक व्हाट द फक। मे बी मेरे ड्रैगन ने कुछ ना कुछ तो किया रहेगा, हमारे भाई ड्रैगन ने कुछ ना कुछ तो किया रहेगा। आई रियली वांट दैट मदरफकर टू डू समथिंग इन दिस सीरीज ब्रो। और मैं बोलते आया हूँ, मैं वानो कुनी से बोल रहा हूँ, एगिड आइलैंड में भी नहीं आया, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि वो करने वाला है और होपफुली ये एक बेट ना हो ओडा के जरिए से। मैं चाहता हूँ कि ड्रैगन कुछ ना कुछ यहाँ पर करे और हमको बहुत ही एक एपिक चीज दिखाई दे यार यहाँ पर इस पूरे सिचुएशन में। दैट विल बी फकिंग फिनोमिनल एज फक मैन। क्योंकि जब मैंने वो रीड किया मेरे दिमाग में ड्रैगन का ही याद है, क्योंकि हमको पता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी ने चोक किया था सप्लाईज को हमारी जॉब पे, बट दैट
दैट इज व्हाट इट इज मैन। नेक्स्ट चैप्टर में देखिए क्या होने वाला है। नो ब्रेक नेक्स्ट वीक, दैट इज अ डिलाइट टू माय फकिंग हार्ट मैन। आई एम रियली यू नो कंप्लीटली ब्लोन अवे विद दिस चैप्टर मैन। क्या पोटेंशियल है यार इस चैप्टर में। ये मतलब मेरे लिए सेटअप था, और जो कुछ भी नेक्स्ट आने वाला है वो कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल इंसैनिटी रहेगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें बात करना चाहता है इस पूरे चैप्टर में। कई सारी चीज़ें मैंने मिस भी कर दिया रहेगा, क्योंकि यू नो मैं बहुत भी ज़्यादा बड़बड़ना नहीं चाहता हूँ। आई जस्ट वांटेड टू गिव माय क्विक यू नो रिव्यू थॉट्स ऑन दिस। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चैप्टर के बारे में मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन कमेंट करके। ये तरह भाई वी आर पी हैव ऑसम।